डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल नीति आयोग की प्रासंगिकता से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें नीति आयोग और उसकी भूमिका तथा मौजूदा वक्त में उसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे। इसमें जानेंगे कि योजना आयोग के विकल्प के रूप में नीति आयोग अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। साथ ही सुधार के कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। योजना आयोग के वारिस के तौर पर नीति आयोग की प्रासंगिकता। वैश्वीकरण के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनांकीय क्षेत्र में भारी बदलाव देखने को मिला है। इस बदलते माहौल के हिसाब से भारत के सभी क्षेत्रों में भी समावेशी विकास के लिए एक दूरदर्शी और प्रगतिशील रणनीति की जरूरत महसूस की जा रही थी। इन्हीं जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के मकसद से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया। तो आइए सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जानते हैं। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के वारिस के तौर पर नीति आयोग का गठन किया। इसे भी योजना आयोग की तरह ही एक कार्यकारी आदेश के तहत लाया गया। इसका मतलब है कि नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है, यानी इसे ना तो संविधान के किसी उपबंध के तहत लाया गया है और ना ही संसद के किसी कानून द्वारा। नीति आयोग का पहला मकसद भारत सरकार के थिंक टैंक के तौर पर कार्य करना है। बतौर थिंक टैंक यह भारत सरकार को नया व नवाचारी नीतिगत और तकनीकी इनपुट देता है। साथ ही यह भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को भी डिजाइन करता है। इसके अलावा यह केंद्र और राज्यों को जरूरी तकनीकी सलाह भी देता है। अगर नीति आयोग की संरचना की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने के मकसद से नीति आयोग से संबद्ध एक शासी परिषद का भी गठन किया गया है। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अन्य सदस्यों के तौर पर इसमें सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा दूसरे संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 पदेन कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कुछ अन्य विशेष आमंत्रित मंत्री, एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट आदि भी बतौर सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग की संरचना में एक अस्थायी क्षेत्रीय परिषद के गठन का भी प्रावधान है। यह परिषद एक से अधिक राज्यों या किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशेष एवं एकाएक उठे विषयों के समाधान पर बात करेगी। इस परिषद का समय नियत होगा। इसकी बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाएगी और अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर इसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी। नीति आयोग शासन में दक्षता बढ़ाने के लिए अपने नीति निर्धारण में कई आधारों को अपनाता है। उदाहरण के तौर पर समाज और उसके लोगों की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखना, महिलाओं सहित सभी वंचित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समानता व पारदर्शिता बढ़ाना आदि। इन सभी बातों के दरमियान हमारे लिए अहम यह जानना है कि नीति आयोग अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ है। क्या यह आयोग मौजूदा जरूरतों के हिसाब से प्रासंगिक है? क्या सही मायने में यह योजना आयोग का विकल्प बन सकता है? तो आइए मौजूदा जरूरतों के हिसाब से नीति आयोग की प्रासंगिकता के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की सबसे बड़ी प्रासंगिकता इस बात से है कि इसने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के नवाचारी कॉन्सेप्ट को भी अपनाया है। दरअसल नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे नवाचारी पहलों के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, जिससे राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की गति बढ़ गई है। इसके अलावा नीति आयोग ने विकास योजना के लक्ष्यों में बेहतरी के लिए 5 वर्षीय योजना से इतर नए 15 वर्षीय योजना को अपनाया है।
यह योजना 3 साल की छोटी, 7 साल की माध्यम और 15 साल की बड़ी योजना में बांटकर 3 लेवल पर लक्ष्यों का निर्धारण करती है, फिर उसे अलग अलग लेवल पर हासिल करने की कोशिश करता है। इस 15 वर्षीय योजना की खासियत यह है कि एक तो इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है, दूसरा 3 वर्षीय छोटे लक्ष्य हासिल ना हो पाने की स्थिति में इसका समुचित मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे मध्यम और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई गड़बड़ी को समय रहते ही सुधारा जा सकेगा। बतौर थिंक टैंक, नीति आयोग भारत सरकार के लिए सभी जगहों जैसे उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और विदेशी एक्सपर्ट से नए और नवाचारी सोच को इकट्ठा करता है, फिर उसे केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझा करता है, जिससे नीति के निर्धारण में निपुणता बढ़ जाती है। यह आयोग सरकार के एजेंडों के तहत सार्वजनिक सेवाओं के बेहतरी के लिए नए उपायों को लागू करता है और नवाचारों के माध्यम से उसमें लगातार सुधार भी करता है, जिससे नीतियों में गतिशीलता बनी रहती है। अगला, सरकार के एजेंडा में ऐसे कई योजना एवं कार्यक्रम हैं जिसके लिए फाइलों को बारी बारी से कई मंत्रालयों और विभागों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इन एजेंडों को हासिल करने की या तो गति काफी धीमी हो जाती है या फिर यह जब तक लागू होता है तब तक उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके कई मंत्रालयों और विभागों के बीच एकीकरण व समन्वय की दरकार है। नीति आयोग इस एकीकरण व समन्वय को बनाने और एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर मंच मुहैया कराता है। इससे लक्ष्य को तय समय में हासिल करना आसान हो जाता है। नीति आयोग का महत्व इस बात से भी है कि मौजूदा समय में यह न सिर्फ थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है, बल्कि एक्शन टैंक की तरह भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। दरअसल नीति आयोग देश में नवाचारी माहौल विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन चला रहा है। इस मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे देश के भीतर युवा इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। साथ ही यह आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रिसर्च को भारत में आगे बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। हालांकि कई जानकारों का ऐसा मानना है कि नीति आयोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जो नीति आयोग की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल नीति आयोग की स्थापना के पीछे की एक मंशा आर्थिक नीति में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश की महिलाओं की श्रम भागीदारी में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर घट रही है। यह कहीं ना कहीं नीति आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि नीति निर्माण और विकास में सभी समूहों की समुचित भागीदारी संदेह के दायरे में आ गया है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में देश की क्षेत्रीय, लैंगिक और आर्थिक असमानता में और बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे समावेशी विकास के स्वप्न को धक्का लगा है। बीते दिनों वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत अब दुनिया के सबसे गरीब और असमान देशों में से एक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोगों के पास भारतीय आय का 22% हिस्सा मौजूद है, जबकि 10% लोगों के पास कुल आय का 57% हिस्सा मौजूद है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों, कार्यक्रमों और योजनाओं से अधिकतर फायदा ऊपर के 1% लोगों को ही मिला है। नीति आयोग द्वारा नीतियों के निर्माण में राज्यों की मांगों और जरूरतों को शामिल किया जाना है, मगर यह अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। दरअसल इस आयोग में नीति बनाने तथा उसे लागू करने में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है। इससे देश का संघात्मक ढांचा प्रभावित हुआ है। यह न सिर्फ राज्यों की मांगों और जरूरतों की अनदेखी करता है, बल्कि सहकारी संघवाद के उसूल को भी ध्वस्त करता है। इससे केंद्र राज्य संबंध जटिल हो रहे हैं, जिसे देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। मौजूदा वक्त में निजी या सार्वजनिक निवेश के मामले में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती योजना आयोग कुल निवेश का लगभग 50% हिस्सा अकेले कवर करता था। गौरतलब है कि निवेश को आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब इंजन की बागडोर ही इस आयोग के पास नहीं है, तो विकास की गाड़ी में इसकी भूमिका की अहमियत ही कितनी होगी। कई जानकारों के हिसाब से नीति आयोग की कई दीर्घकालिक परिणाम वाली नीति बनाने में कोई भूमिका नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर विमुद्रीकरण और जीएसटी आदि को ले सकते हैं, जिससे सरकार के थिंक टैंक के तौर पर उसकी भूमिका संदेह के दायरे में आ जाती है। साथ ही कई जानकारों का यह भी कहना है कि बतौर थिंक टैंक
नीति आयोग को सरकार से एक बौद्धिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा नीति आयोग पर कई ऐसे सवाल भी उठे हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि 90% से अधिक लोग अभी भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही कई संगठित क्षेत्र बिखरकर असंगठित क्षेत्र की ओर मुड़ गए हैं। हालांकि नीति आयोग इसके लिए काम कर रही है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिसकी मौजूदा वक्त में दरकार है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार द्वारा नीति आयोग को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसे बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं, मगर एक ही संस्थान को बहुत अधिक शक्तियां देना लोकतांत्रिक शासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए जरूरी है कि संस्था में कुछ सुधार किए जाएं। आइए आखिर में देखते हैं क्या हो आगे की राह। बाजार आधारित आर्थिक सुधार और निर्यात आधारित विनिर्माण रणनीति मौजूदा वक्त की दरकार है। ऐसे में नीति आयोग को नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण लाना चाहिए और उसमें राज्य की भागीदारी को और अधिक बढ़ाना चाहिए। साथ ही नीतियों को लागू करने में जनरलाइज्ड अप्रोच की जगह स्पेशलाइज्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिससे आउटपुट अधिक मिल सके। इसके अलावा निवेश जैसे इनपुट आधारित जिम्मेवारी की जगह जरूरी है कि अब आउटपुट आधारित जिम्मेवारी सौंपी जाए। इससे नीतियों के निर्माण में अधिक दक्षता आ सकेगी। होना यह चाहिए कि योजना के निर्माण में और उसे लागू करने में बॉटम अप अप्रोच को अपनाया जाए। इसमें इनपुट के तौर पर अलग अलग समुदायों और वंचित वर्गों की जरूरतों और मांगों को शामिल किया जाए। असल में प्रत्येक जिला में एक सुझाव केंद्र बनाया जाए जहां सभी लोग अपने अपने सुझाव दे सकें। इससे नीति आयोग के अलावा राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को नीति बनाने के साथ साथ उसके समन्वय में भी आसानी होगी। साथ ही नीति आउटडेटेड ना हो जाए, इसके लिए जरूरी होता है इसमें समय समय पर सुधार किए जाएं। इस सुधार का आधार नागरिक और हितधारक द्वारा दिए गए फीडबैक को बनाना चाहिए। साथ ही प्लानिंग और पॉलिसी में एक रूपता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत के पहले की योजना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्लानिंग में निर्यात आधारित विनिर्माण की रणनीति तो शामिल की गई, पर उसे कैसे लागू किया जाए इसके लिए कोई नीति तय नहीं किया गया। सार यह है कि भारत को ऐसी योजना की जरूरत है जो समावेशी विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए भी क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को कम करे, साथ ही सतत विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को भी बनाए रखे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के लोगों की वर्तमान जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की मौजूदा भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।